नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 30 जनवरी 2023 को 2 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की है। तो हम एक रिपोर्टेबल जजमेंट है और एक नॉन रिपोर्टेबल है। तो पहले हम एक रिपोर्टेबल जजमेंट है उसके ऊपर हम थोड़ा सा गौर करते हैं किस तरह का जजमेंट आया था। ये क्रिमिनल अपील 257 ऑफ 2023 जो कि स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल की अराइजेस हुई थी 8586 ऑफ 2017 की थी, जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली का ये एक रिस्पोंडेंट का केस था। देखिए, ये 376 से रिलेटेड एक जजमेंट है और इसमें माननीय जो नीचे की जो सेशन कोर्ट ने यहाँ पर अपीलेंट को 10 साल की सजा सुनाई थी अंडर सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड में। और उसके बाद अपील डाली गई थी, क्रिमिनल अपील। तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है सजा को रिड्यूस कर दिया था और उसको 7 इयर्स की कर दी थी। लेकिन यहाँ पर जो अपीलेंट है जो कि अक्यूज्ड है उन्होंने इसी ग्राउंड्स पे अपील की थी कि जो रिलेशनशिप्स थे वो एक कंसेंशनल थे और जो विक्टिम है प्रोसिक्यूट्रिक्स है उनके पास पूरी इनके बारे में नॉलेज थी कि वो एक मैरिड हैं और उसके बाद जो है उनको इम्प्लीकेट किया गया है, फॉल्सली अक्यूज्ड में इम्प्लीकेट किया गया है। तो इस जजमेंट में देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तो सेक्शन 375 और 90 जो है इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस को एनालाइज किया है और साथ में एक जो है 277 का जो सेक्शन है सीआरपीसी का, जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस होते हैं उसके ऊपर भी एक डायरेक्शंस, इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस दी है। तो आइए हम इसके जजमेंट के कुछ कंटेंट्स के ऊपर गौर करते हैं। और ये एक तो ये इसमें एक एफआईआर थी और ये अब ये जजमेंट जो थी वो 30/9/2016 की, जो कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली जिसमें क्रिमिनल अपील है उसके अगेंस्ट में यहाँ फाइल की गई है। और यहाँ पर अपील जो है मॉडिफाई कर दी थी और जो 27/11/2015 की जो एडिशनल सेशन जज की जो कोर्ट थी फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारका, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारका, उसकी जो है ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया था। और सेशन कोर्ट ने जो है वो गिल्टी पाया था सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड में और सेंटेंस थी वो 10 साल की सजा और 50,000 रुपया जो है फाइन भी दिया था। और अगर डिफॉल्ट करने पे 1 साल की सजा को बढ़ाने को कहा गया था और साथ में डायरेक्शंस भी दी थी कि अपीलेंट को कि वो कॉम्पनसेशन है 5 लाख की कॉम्पनसेशन दें प्रोसिक्यूट्रिक्स को जो कि वुमेन है और ताकि माइनर चाइल्ड को भी। और हाई कोर्ट ने जो है अपील को मॉडिफाई कर दिया था और ऑर्डर सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया था, सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया था 7 इयर्स की और फाइन जो है 5,000 का विद फाइन ऑफ 5,000 कर दिया था। और जो डायरेक्शंस दी थी जो कॉम्पोजिशन की उसको कंफर्म कर दिया था। और ये भी कह दिया था कि और ये भी स्टेटेड कहा गया था कि अपीलेंट ने जो अमाउंट है वो 5 लाख की जो कॉम्पनसेशन है प्रोसिक्यूट्रिक्स को दे दी थी एज डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। और इसके बाद जो केस था सेशन कोर्ट में और इसके बाद इसके थोड़े एफआईआर के कंटेंट्स बताए गए। और लेकिन अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो फैक्टर्स को एनालाइज किया और इसके बाद चूंकि अब जजमेंट्स को भी एनालाइज किया और जो साइटेशंस है उसको भी एनालाइज किया और बाद में अपना जो एनालिसिस और ओपिनियन ये दिया। देखिए, अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और इंटरप्रिटेशंस इस कोर्ट द्वारा दी गई हैं, तो एक तो पहले टेम्प्टेड आउट हो जाता है कि अक्यूज जो है कि ऑफेंस जो 376 में वो गिल्टी है जो कि एज डायरेक्शंस बाय दी सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दी गई थी। लेकिन अब क्लोज स्क्रूटनी करते हैं एविडेंस को ऑन रिकॉर्ड पे, हम यहाँ पर पाते हैं कि फेलेसी है। नीचे की जो कोर्ट्स में जो एरर किया गया है कि उनको गिल्टी पाया गया अपीलेंट को, इसमें फेलेसी है, इसमें एरर है। अब यहाँ पर कैसे एनालिसिस किया, देखिए यहाँ पर सबमिशंस दिए लर्न काउंसिल ऑफ द पार्टीज के बेसिस पे यहाँ पर जो एग्जामिन किया गया रिकॉर्ड को, और यहाँ ये फैक्ट्स इमर्जेस आउट हो गया है कि एक प्रोसिक्यूट्रिक्स थी वो एक मैरिड वुमेन थी और 3 चिल्ड्रन थे उनके, 3 चिल्ड्रन है। और अक्यूज थे वो टेनेटेड प्रेमिसेस में रहते थे, मीन्स किराए के मकान में रहते थे जो कि उनके घर से दूरी पर था थोड़ी सी, और मतलब घर के पास था। और प्रोसिक्यूटर ने जो है वो
जो है रिलेशनशिप्स बना लिए थे और उनको इसलिए लिखा है कि प्रोसिक्यूटर्स डेवलप्ड लाइकिंग फॉर द अक्यूज्ड, और उसके बाद रिलेशनशिप्स बना दिए थे। और फिर उसके बाद प्रोसिक्यूटर्स ने एक मेल चाइल्ड को डिलीवर्ड किया था 28/10/2011 को, जो कि अक्यूज के मतलब जो है अक्यूज से हुआ था जो उनको। और फिर उसके बाद ये बताया कि प्रोसिक्यूटर्स जो है एक नेटिव प्लेस जहां अक्यूज रहते हैं, तो वहां पे जाके वहां पर गई थी 2012 में, और वहां उन्हें पता चला था कि जो अक्यूज्ड है वो मैरिड मैन है और उनके बच्चे भी हैं, चिल्ड्रन भी हैं। और उसके बाद भी देखिए प्रोसिक्यूटर्स उसके बाद भी कंटिन्यू टू लिव विद द अक्यूज्ड इन द सेम प्रेमिस, इन द सेपरेट प्रेमिसेस। प्रोसिक्यूटर्स अक्यूज्ड के साथ रहने लग पड़ी एक सेपरेटेड प्रेमिसेस में, और प्रोसिक्यूटर्स और जो उनके जो हस्बैंड है उन्होंने डाइवोर्स ले लिया म्यूचुअल कंसेंट 2014 में। और उसके बाद प्रोसिक्यूटर्स परमानेंटली लेफ्ट हर 3 चिल्ड्रन विद हर हस्बैंड, मींस प्रोसिक्यूटर्स ने जो 3 बच्चे थे उनके जो हस्बैंड से, उनको तीनों बच्चे हस्बैंड को सौंप दिए। और उसके बाद 21 मार्च 2015 को दोबारा से रिलेशनशिप बनाए, और अक्यूज ने प्रॉमिस किया था कि वो मैरी करेंगे, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंटली डिड नॉट मैरी, उसके बाद शादी करने से मना कर दिया। अब ये बोन कंटेंशन ये कोर्ट ने ये बताया कि प्रोसिक्यूटर्स ने जो रिलेशनशिप के लिए कंसेंट दी थी वो अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट थी, क्योंकि अक्यूज ने फॉल्स प्रॉमिस दिया था कि मैरी करने के लिए, शादी करने के लिए, और सब्सिक्वेंटली मैरी नहीं की, शादी नहीं की। पहले रिलेशनशिप बनाए, उसके बाद एक रिलेशनशिप बनाने से पहले एक फॉल्स प्रॉमिस दिया था, और सब्सिक्वेंटली जो है वो शादी नहीं की। तो देयरफॉर consent was no consent in the eye of law as the case fell under the clause secondly of section 75 375। तो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट हैं मींस प्रोसिक्यूटर्स हैं, उन्होंने कहा था कि पहले रिलेशनशिप बनाने के बाद जो है मैरिज करने का जो चांस दिया, उसके बाद मैरिज नहीं की। तो ये केस जो है क्लॉज सेकेंडली ऑफ सेक्शन 375 के अंदर आता है। और अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की जरूरी है कि एक फॉल्स प्रॉमिस एंड कमिटिंग ब्रीच ऑफ प्रॉमिस बाय द अक्यूज्ड, इन दोनों में डिफरेंस है। एक फॉल्स प्रॉमिस अलग चीज है और कमिटिंग ब्रीच ऑफ प्रॉमिस बाय द अक्यूज्ड एक डिफरेंट चीज है, इन दोनों में असमानताएं हैं। फॉल्स प्रॉमिस में क्या है कि अक्यूज्ड ने एट द बिगिनिंग उसकी एक इंटेंशन होती है कि वो मैरिज नहीं करेगा, और उसके बाद चीटिट करता है, डिसीट करता है और गिव अ फॉल्स प्रॉमिस करता है, ताकि वो जो है जो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। और उसके बाद ब्रीच ऑफ प्रॉमिस का मतलब ये है कि इस पर डिनाई नहीं किया जा सकता पॉसिबिलिटी को कि, और फिर इसमें यही बताया कि जो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में ये डिनाई नहीं किया जा सकता पॉसिबिलिटी को कि अक्यूज ने प्रॉमिस किया था विद ऑल सीरियसनेस, पूरी सीरियसनेस के साथ कि वो मैरिज करेगा। सब्सिक्वेंटली कुछ जो सर्कमस्टांसेस है वो इनकाउंटर हो जाता है, जिसको उसके बारे में उसको पता नहीं होता है, अनफोर्सीननेस, उसने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं की होती ऐसी अनफोर्सीननेस के बारे में। और सर्कमस्टांसेस जो कुछ ऐसे होते हैं कि वो बियॉन्ड हिज कंट्रोल होते हैं, जो उसको शादी करने से रोकते हो। तो ऐसे में जो दोनों के बीच में बताया गया है कि दोनों में डिफरेंस है। पहला कि फॉल्स प्रॉमिस और कमिटिंग ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, दोनों में डिफरेंस है। फॉल्स प्रॉमिस में ये डिफरेंस है कि एट द बिगिनिंग से ही उसकी इंटेंशन जो होती है वो चीट करने की होती है, और कमिटिंग ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में है उसकी इंटेंशन चीट करने की नहीं होती है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं और अनफोर्सीननेस हो जाती है, जो इसके सर्कमस्टांसेस होते हैं वो बियॉन्ड हिज कंट्रोल होते हैं, जो इसकी वजह से वो मैरिज शादी करने से रोकते हैं। तो ये एज स्टेटेड अर्लियर कि हर केस जो डिपेंड करता है प्रूव फैक्ट्स के आधार पे, जो कि कोर्ट में प्रूव किए जा चुके हों। तो इंस्टेंस केस में यहाँ भी यही बताया कि प्रोसिक्यूटर्स जो है वो एक जो है ऑलरेडी मैरिड वुमन है और 3 चिल्ड्रन हैं उनके, और अंडर द फॉल्स प्रॉमिस मतलब देने के बाद और अंडर मिसकंसेप्शन इफेक्ट के जो कंसेंट दी और उसके बाद रिलेशनशिप बनाए विद द अपीलेंट, लेकिन
यहाँ पर अनडिस्प्यूटेबली ये कहा गया है कि उसके बाद उसने कंटिन्यूसली रिलेशनशिप बनाए फॉर 5 साल तक, और शी गिव कंप्लेंट इन ईयर 2015, 5 साल के बाद जाकर उन्होंने कंप्लेंट डाली। तो अगर एलिगेशन भी अगर डिपोजिशन पे ले ली जाए और फेस वैल्यू पे रख ली जाए, तब भी इसको जो है रेप कहना स्ट्रेच वुड बी द स्ट्रेचिंग द केस टू फार, तब भी इसके जो एलिगेशन से तब भी ये भी जो ऑफेंस नहीं बनता है। तो प्रोसिक्यूटरिस्टिक जो थी वो एक मैरिड वुमन थी, एक मैरिड वुमन है और मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन थी। वो मैच्योर्ड, इतनी मतलब मैच्योर्ड है, इंटेलिजेंट इनफ थी कि वो सिग्निफिकेंस और कॉन्सिक्वेंसेस और मॉरल इमोरल क्वालिटी को फैक्ट को समझ सकती थी, ताकि वो जिससे वो कंसर्न दे रही है। अगर उसके अलावा भी जो इंटायर कंडक्ट था अक्यूज्ड के साथ रिलेशनशिप बनाने का साथ अगर क्लोजली देखा जाए, तो इससे ये अपीयर्स होता है कि जो प्रोसिक्यूटर्स ने बिट्रेड किया था अपने हस्बैंड के साथ, मींस धोखा दिया था हस्बैंड को और 3 चिल्ड्रन को, और ताकि वो और रिलेशनशिप बनाए अक्यूज्ड से, और जिसकी वजह से उसको मतलब उनको प्रोसिक्यूटर्स जो है डेवलप्ड लाइकिंग फॉर हर, तो उसके साथ वो रहने भी लग पड़ी। और अब जबकि वो मैरिज ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ हर मैरिज विद हर हस्बैंड और टू गिव अ बेटर लाइफ विद अक्यूज्ड, और फिर उसके बाद वो इम्प्रेग्नेटेड हो गई 2011 में। फिर उसके बाद एक मेल चाइल्ड को बर्थ मतलब दिया, जो कि अक्यूज्ड द्वारा हुआ था। और उस दौरान कोई कंप्लेंट नहीं डाली थी अक्यूज्ड के अगेंस्ट में कि अक्यूज्ड ने उसको कोई फॉल्स प्रॉमिस किया था और चीटिंग की थी। और इवन वो नेटिव प्लेस पे भी गई जहाँ अक्यूज्ड रहता था 2012 में, वहां उसे पता चला कि वो मैरिड मैन और उसके बच्चे भी हैं। और उसके बाद भी वो अक्यूज्ड के साथ रहती रही अलग मतलब दूसरे मकान में बिना किसी ग्रीवेंस के, और उन्होंने डिवोर्स भी दिया अपने हस्बैंड को बाय म्यूचुअल कंसेंट इन 2014 में, और तीनों बच्चों को छोड़ भी दिया और हस्बैंड के बाद छोड़ दिया। 2015 में डिस्प्यूट्स आए और फिर उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट डाली। और अक्यूज ने अपनी जो स्टेटमेंट है 313 में ये भी कह रखा है कि उसने कंप्लेंट इसलिए डाली कि जो अक्यूज ने डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाया उसकी ह्यूज अमाउंट को, और उसकी वजह से तो ये सारे फैक्ट्स को और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि प्रोसिक्यूटर्स ने अपनी कंसेंट दी थी अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट। कंसेंट जो दी थी रिलेशनशिप बनाने की मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट थी, और इसलिए अपीलेंट को जो है वो गिल्टी नहीं कहा जा सकता विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। तो इसलिए अक्यूज्ड को जो डिजर्व्स टू बी एक्विटेड फ्रॉम ऑल चार्जेस। अच्छा, ये तो अब जजमेंट थी। अब दूसरे उन्होंने एक इशू उठाया, मतलब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 276 और 277 ऑफ सीआरपीसी जो अक्सर कोर्ट में होता है, जो कोर्ट में यहाँ बताया गया कि लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस। तो यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि इस सेक्शन को एनालाइज किया और यहाँ पर बताया कि जो ट्रायल कोर्ट जो है जब विटनेस का डिपोजिशन लेती हैं और जो कि रिकॉर्ड नहीं होता है उनकी लैंग्वेज पे, जो भी गवाही लेती हैं वो रिकॉर्ड नहीं होती है उनकी लैंग्वेज पे, मतलब जो कि रिकॉर्डेड होती है इंग्लिश लैंग्वेज पे, तो जो कि ट्रांसलेटेड की जाती है बाय प्रेसिडिंग ऑफिसर। कोर्ट ने कहा कि हमारे ओपिनियन में एविडेंस को जो विटनेस है वो उसे लेना चाहिए उस लैंग्वेज पे जो कोर्ट को जो रिक्वायर्ड है अंडर सेक्शन 277 ऑफ सीआरपीसी। और इफ जो विटनेस जो है एविडेंस देता है इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट और फिर उसी लैंग्वेज पे ले लिया जाता है तो उसी लैंग्वेज पे उसे ले लिया जाना चाहिए। और अगर विटनेस जो है एविडेंस इन एनी अदर लैंग्वेज इट मे बी प्रैक्टिकली टेकन डाउन दैट लैंग्वेज, अगर जितना हो सके उसी लैंग्वेज पे जो है कुछ किसी दूसरी भाषा में वो अपनी गवाही देता है तो प्रैक्टिकली जितना हो सके उसी लैंग्वेज पे लिखा जाना चाहिए। और अगर प्रैक्टिकेबली नहीं हो पाता है तो ट्रू ट्रांसलेशन ऑफ एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट जो है प्रिपेयर करना जरूरी है। तो अगर विटनेस जो है एविडेंस इंग्लिश में देता है तब तो उसी लैंग्वेज पे लिख लेना चाहिए, तो फिर उसमें ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में कोर्ट जो है ट्रांसलेशन को डिस्पेंस कर सकता है, ट्रांसलेशन से जो रिक्वायरमेंट को हटा सकता है। लेकिन कोई विटनेस अगर एविडेंस देता है किसी दूसरी लैंग्वेज पे और अदर देन द लैंग्वेज ऑल्सो जो उस कोर्ट की लैंग्वेज नहीं है, तो उस ऐसे में ट्रू ट्रांसलेशन ऑफ द लैंग्वेज जो है वो प्रिपेयर होनी जरूरी है एज सून एज प्रैक्टिकेबली।
तो अब यहाँ पर बताया कि जो विटनेस ने जो रिकॉर्डिंग जो है इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट और इन द लैंग्वेज ऑफ द विटनेस एज मे बी प्रैक्टिकली एंड then get translated in the language of the court for forming the part of the opinion. However, अब कोर्ट ने बताया कि the recording of evidence of witness in the translated form of language only, though witness giving the evidence in the language of the court or in his vernacular language is not permissible. तो means अब कोर्ट ने यहाँ पे ये बताया कि कोई विटनेस है वो अपनी जो एविडेंस गवाही देता है उसे ट्रांसलेट कर लिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज पे, लेकिन जो विटनेस ने जो है अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में दिया होता है तो ऐसे में उस परमिसिबल नहीं है, क्योंकि मींस उसको उसी लैंग्वेज पे पहले रिकॉर्ड करना होगा जिस लैंग्वेज पे वो विटनेस देता है और उसकी ट्रांसलेशन की जानी जरूरी है। तो इसलिए कोर्ट ने यहाँ पर बताया कि जो जितना भी पॉसिबल हो कि कोर्ट उसी लैंग्वेज पे जो रिकॉर्ड करवाया गया है विटनेस, जो जिस लैंग्वेज पे विटनेस अपना रिकॉर्ड करता है उसी लैंग्वेज पे रिकॉर्ड करना चाहिए। और क्वेश्चन अराइजेस कि विटनेस ने अपने एविडेंस में क्या कह रखा है, तो जो उसकी ओरिजिनल डिपोजिशन जो है वो टेकन अकाउंट ली जानी चाहिए, नॉट दी ट्रांसलेटेड मेमोरेंडम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कि अब वही विटनेस ने कोई लैंग्वेज बताई, उसमें बताया और उसको ट्रांसलेट कर दिया गया मेमोरेंडम को, जो कि प्रेसिडिंग जज ने कर दिया है, ऐसे नहीं। तो मींस जो उस लैंग्वेज पे विटनेस रिकॉर्ड कराता है उस लैंग्वेज पर लिखना चाहिए, उसके बाद जो है ट्रांसलेशन की जानी चाहिए। तो इसलिए ये कहा कि कोर्ट्स जितनी डायरेक्शन ये दी जाती है कि जितने भी कोर्ट्स हैं जब भी एविडेंस रिकॉर्ड करें तो वो अपनी जो सेक्शन 277 ऑफ द सीआरपीसी के प्रोविजंस को कंप्लाई करें। तो ये सारे देखते हुए जो है नीचे की जो कोर्ट का जो ऑर्डर था हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट का, उसको सेटिस्फाइड कर दिया, लेकिन जो डायरेक्शंस दी थी कॉम्पोजिशन जो प्रोसिक्यूटर्स को दी गई थी पेमेंट, तो उसको टच नहीं किया, लेकिन अक्यूज्ड अपीलेंट जो है उसको उनको एक्विटेड कर दिया चार्जेस से और अपील को अलाउ कर दी और जो है वो अपील अलाउ कर दी। तो ये था वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।